हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम एंड बीए ऑनर्स के लिए रंगमंच सब्जेक्ट। रंगमंच सब्जेक्ट जो हमारा है, इसमें हम यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर आज करने वाले हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर है हमारा हिंदी का पारंपरिक रंगमंच। तो चलिए एक बार सिलेबस देख लीजिए। पहला जो हमारा यूनिट है इकाई वन, इसमें दो चैप्टर है। तो पहला चैप्टर हमने पहले से ही कर दिया है, तो इसको हम नहीं देखेंगे, सेकंड चैप्टर पे आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए सेकंड चैप्टर आज की इस वीडियो में देखेंगे, हिंदी का पारंपरिक रंगमंच। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए इस चैप्टर में से मेन क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, पहले आप ये भी समझ लीजिए, यही ज्यादातर पेपर में आते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि पारंपरिक रंगमंच से क्या अभिप्राय है। फिर दूसरा है कि पारंपरिक जो रंगमंच है इसकी प्रवृत्तियों के बारे में आपको बताना है। नौटंकी से क्या अभिप्राय है, ख्याल का संक्षिप्त परिचय देना है। मार्च के बारे में आपको बताना है। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जो ज्यादातर इस चैप्टर में से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भारत, देखिए भारत एक विशाल आबादी वाला देश है, आप सभी जानते हैं। यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा विविधता है, यानी वैरायटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ठीक है, लगभग सभी धर्मों को मानने वाले लोग जो है वो भारत में रहते हैं। तो इतने सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। और अगर बात करें तो ये कई सारे लोग जो हैं वो जातियों में बटे हुए हैं। और लोगों की विचारधारा, इनका रहन सहन, इनकी संस्कृति, पहनावा, बोलचाल, इनकी जो भाषाएं हैं, ठीक है, इनके विचार बिल्कुल ही डिफरेंट है। यानी कि इस इतनी बड़ी आबादी में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जातियों में बटे हुए लोग रहते हैं, जिनकी विचारधारा अलग है, रहन सहन अलग है। तो कितनी ज़्यादा क्या है भिन्नता है हमारे देश के अंदर। तो ऐसे में परंपराएं जो है वो भी डिफरेंट आपको देखने को मिलेगी। तो यही चीज़ें हैं कि जो हमारे यहाँ पे नाटक है या जो नाट्य परंपरा है वो भी हमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह से देखने को मिलती है, जो कि आगे हम बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यह पारंपरिक विविधता विभिन्न राज्यों में हमें देखने को मिलती है। तो ये जो वैरायटी है ये हमें अलग अलग राज्यों में देखने को मिलती है। इन पारंपरिक शैलियों की अपनी अलग विशेषता है। ठीक है, कहीं पारंपरिक शैलियों का रूप नृत्य प्रधान है तो कहीं संगीत प्रधान। तो देखिए जैसे कि कहने का मतलब है कि जो हमारी परंपरा है, परंपरा में जैसे कि बहुत सारे हमारे नाट्य आते हैं, जिसमें रामलीला हो गया, रासलीला हो गया, ठीक है, माच हो गया, और भी कई तरह के हैं। तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, उसकी जो शैली है, उसका जो तरीका है, वो हमें अलग अलग देखने को मिलता है। किसी में आपको नृत्य प्रधान दिखेगा, यानी जहाँ पे नृत्य बहुत ज्यादा होता है, तो कुछ में आपको संगीत प्रधान भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये विशेषता है। तो कहीं पे हमें धार्मिक सरोकार तो कहीं पे लौकिक, हर तरह का हमें देखने को मिलेगा। लेकिन विविधता होने के बाद भी पारंपरिक रंगमंच की बात करें तो उसमें हमें कुछ समानता भी देखने को मिलती है। ठीक है, समानता क्या है, तो ये आपको आगे समझ में आएगी। आगे इस पे एक एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा विस्तार से ये चैप्टर। ठीक है, अभी तो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे बेसिक्स आप समझते हुए चलिए। भारत में ज्यादातर लोक नाट्य परंपरा जो है वो अलिखित है, क्योंकि प्राचीन समय से चली आ रही है। तो हमें सारी चीजें लिखित में नहीं मिलती है। ठीक है, अलिखित है, इसलिए इन पारंपरिक शैलियों के उद्भव और इनके विकास का हमें कोई सटीक एग्जैक्ट हमें इसको जानकारी जो है वो हमको उपलब्ध नहीं है। ठीक है, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, किसने शुरुआत की, बहुत सारी चीजों की जानकारी एग्जैक्ट हमको नहीं पता लगती है। विभिन्न कथाओं और विद्वानों के मत के आधार पर पारंपरिक रंगमंच के उद्भव और विकास के बारे में केवल अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि लिखित में हमें जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसलिए जो कथाएं चली आ रही है, जो भी मौखिक हमें कथा सुनने को मिलती है, या जो विभिन्न विद्वानों ने जो विचार रखे हैं, तो उनके आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, केवल अनुमान या अंदाजा लगा सकते हैं। पारंपरिक जो रंगमंच है, इसका उद्भव और इसका विकास कब कैसे हुआ है, इसको समझते हैं। तो देखिए, जनता के द्वारा आनंद और उल्लास की सामूहिक अभिव्यक्ति के लिए समाज में जो रूढ़ियां हैं, जो धार्मिक जो अनुष्ठान हैं, जो लोक कथाएं हैं, जो पहले से प्रचलित हैं, इन्हें लोक परंपरा या फिर पारंपरिक रंगमंच के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता था कि जब आप आगे देखोगे, जैसे माच हो गया, संवदिया हो गया, ठीक है, इस तरह की जो स्टेट में आपको नाट्य कला देखने को मिलती है, ये कहीं ना कहीं आनंद और उल्लास के लिए होती है। ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ों से क्या मिलता है, लोगों को आनंद मिलता है। पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय में टेलीविजन, रेडियो वगैरह इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं होती थी, अगर हम प्राचीन समय में बात करें। आज के समय में तो मनोरंजन के बहुत तरह के साधन उपलब्ध हैं, लेकिन उस समय में नहीं होते थे। तो आनंद उल्लास के लिए यही होता था, नाटक कर लिया, नुक्कड़ में जाके नाटक देख लिया, रामलीला देख ली, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। तो इसमें क्या होता था, इसमें मनोरंजन तो होता ही था हमारा, लेकिन हमें धार्मिक और धार्मिक ज्ञान भी मिलता था। ठीक है, जैसे रामायण की बात करें तो रामायण जो है उसमें भगवान राम, उनके जीवन का चरित्र के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो कई सारे प्रेम से रिलेटेड भी कई सारे नाटक वगैरह होते थे, उसमें उससे रिलेटेड जानकारी मिलती है। तो ये चलता था।
तो पारंपरिक रंगमंच में एक तरह की अनपढ़पन होता है, जिस कारण इसको नियमित नाटकों की धारा से अलग माना जाता है, ठीक है। जो पारंपरिक जो रंगमंच है, जो परंपराओं में चला रहा है, उसमें क्या होता है कि प्रोफेशनल जो पूरा तरीका होता है वैसा नहीं होता, इसमें कहीं ना कहीं अनपढ़पन देखने को मिलता है। इसीलिए इसको जो रेगुलर हमारे नाटक होते हैं उसकी धारा से थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अलग माना जाता है। लेकिन अगर बात करें भारतीय नाट्य रूपों की, तो इसमें महाकाव्य, पुराण, गाथा काव्य, इससे जुड़े होने के कारण इसमें क्या है, साहित्यिकता के भी गुण आ जाते हैं। क्योंकि जो जो प्राचीन समय के जो नाटक वगैरह होते थे उसमें ज़्यादातर जो महाकाव्यों पे या जो कोई पुराना जो पौराणिक जो चरित्र होता था उसके ऊपर होते थे, तो इसलिए इसमें हमें साहित्यिकता भी देखने को मिलेगी। प्रदर्शन के नियम और अनुशासन का पालन हिंदी नाट्य परंपरा में किया जाता है। ठीक है, जो भी नाटक होता है, ये जो नाट्य होता है, उसमें क्या करना होता है, उसमें प्रदर्शन करना होता है, तो प्रदर्शन के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, उसके कुछ अनुशासन होते हैं, जो कि कैरेक्टर जो उसके उसमें जो जो रोल निभा रहे हैं, उनको उस अनुशासन को मानना पड़ेगा, उन नियमों को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये परंपरा होती है। भरत मुनि का अगर आप नाट्य शास्त्र आपने चैप्टर 1 पढ़ा होगा, तो चैप्टर 1 में आपको पता होगा कि कई सारे रूल्स होते हैं। ठीक है, जो उसके अंदर कैरेक्टर है उनको कैसे डायलॉग बोलने हैं, संगीत का कितना रखना है, कैसे रखना है, सारी चीजें नियम में बंधी होती है। तो इसीलिए भारतीय जो लोक नाटकीय विधा है, इसको पारंपरिक या फिर परंपराशील रंगमंच भी कहा जाता है। भारतीय नाटक की परंपरा जो है वो हजारों वर्ष पुरानी संस्कृत के नाट्य परंपरा के कुछ तत्व आज भी नाटक में दिखाई देते हैं। देखिए, जैसे कि आज के समय में जो हम नाटक करते हैं, जो नाटक है, ये प्राचीन समय में संस्कृत, पहले संस्कृत के नाटक होते थे, तो इससे इस परंपरा को लिया गया है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आपको और एग्जांपल देके समझाता हूँ अच्छे से। तो देखिए, पहले क्या होता था, अगर आप प्राचीन साहित्य की तरफ जाओगे, आज आज के समय में जो आप हिंदी बोलते हो, तो ये आधुनिक हिंदी है। ठीक है, क्या प्राचीन समय में ये हिंदी ऐसी थी? बिल्कुल नहीं थी। सबसे पहले क्या होता था, वैदिक संस्कृत होती थी। ठीक है, वेदों के समय में अगर हम बात करें तो वैदिक संस्कृत होती थी। फिर क्या होता है, इसमें कुछ बदलाव होता है, तो फिर लौकिक संस्कृत होती आ जाती है। लौकिक संस्कृत में क्या होता है कि इसका संस्कृत का क्या कर दिया जाता है, कुछ इसमें बदलाव कर दिया जाता है। फिर वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, फिर पाली बन जाती है ये। पाली के बाद प्राकृत आ जाती है। ठीक है, पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश आ जाती है। अपभ्रंश के बाद फिर यहाँ पे अवहट आ जाती है और फिर जाके हिंदी बनती है। तो आज के समय में जो हम हिंदी बोलते हैं वो एकदम से ऐसी ही नहीं है। प्राचीन समय में जाए तो पहले वैदिक संस्कृति, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अवहट, तब जाके हिंदी बनी है, जो कि आधुनिक हिंदी जिसको हम बोलते हैं, इसको आधुनिक हिंदी कहा जाता है। तो ऐसे ही जो नाटक की परंपरा है ना, जो आज के समय में हम नाटक या नाट्य देखते हैं, तो ये भी प्राचीन है, ये भी संस्कृत से आए हैं। तो संस्कृत के नाटक में जो कुछ विशेषता होती थी वो भी आज के समय में हमारे नाटक में देखने को मिलती है। ठीक है, तो यही आपको बताया जा रहा है कि जो नाटक की जो परंपरा है वो हजारों वर्ष पुरानी है। तो संस्कृत की जो नाट्य परंपरा से कुछ तत्व जो है वो आज के नाटक में भी हमको देखने को मिलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे परंपरा की। तो वैदिक साहित्य में नाटक का अस्तित्व एक स्वतंत्र विधा के रूप में नहीं मिलता। जब वेदों को पढ़ेंगे तो नाटक के बारे में एक स्वतंत्र विधा के रूप में हमें नाटक नहीं दिखेगा। जबकि ऋग्वेद वगैरह में या कुछ पुराने वेद में अगर देखते हैं तो वहां पे हमें कुछ एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे कि पुरुरवा उर्वशी का संवाद मिलता है, डायलॉग, यम यमी संवाद मिलता है, विश्वामित्र और नदी के बीच का संवाद मिलता है, लोप मुद्रा संवाद मिलता है। तो इन संवादों से ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि इसमें नाटक की बातें की गई है, नाट्य रूप की बात की गई है। लेकिन इसको एक अलग विधा के रूप में, जैसे कहानी क्या एक विधा है, कविता क्या एक विधा है, उपन्यास एक विधा है, इसी तरीके से नाटक जो है वो वेदों में एक अलग विधा के रूप में नहीं मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रामायण और महाभारत दोनों में ही नाट्य प्रदर्शन की हमको झलक दिखती है। पतंजलि की अगर हम महाभाष्य की बात करें तो उसमें कंस वध हो गया या बलि वध हो गया, इस नाम से दो हमें प्रदर्शन मिलते हैं। तो हमें कहने का मतलब है कि वेदों में तो हमें पूर्ण रूप से अलग विधा के रूप में नहीं मिलता, लेकिन जब आगे बढ़ते हम तो रामायण महाभारत में हमें कुछ अंश मिलते हैं जहां से हमें कहीं ना कहीं नाट्य के बारे में पता लगता है। ठीक है, नाटक की भाषा में बदलाव। तो संस्कृत नाटकों के रूप में परिवर्तन जो है हमने 14वीं शताब्दी तक देखने को हमें मिला है। ठीक है, संस्कृत के जो भी नाटक हैं उसके रूप में धीरे धीरे क्या हुआ, परिवर्तन होने लगा। तो ये हमें 14वीं शताब्दी तक देखने को मिलने लगा। अब जो है नाटक की प्रस्तुति में गीत भी हो गए, नृत्य जो हो गया है इसका भी प्रयोग बढ़ गया था, यानी गीत भी बहुत ज्यादा जोड़ दिए गए थे, नृत्य भी देखने को मिलता है। इस समय देश में ऐसे नाटक लिखे जाने लगे जिसमें संस्कृत संवादों के साथ भाषा गीत का समावेश भी देखने को मिलता है। ठीक है, संवाद का मतलब होता है डायलॉग। जो नाटक होता है उसमें डायलॉग होते हैं, संवाद होते हैं। ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच में, दो कैरेक्टर के बीच में
ठीक है, तो दो कैरेक्टर के बीच में जो बातचीत होती है वो संवाद कहलाती है। तो हमें नाटक जो है आज के समय में, नाटक में हमें प्राचीन समय से संस्कृत के संवाद देखने को मिलते थे, भाषा गीत देखने को मिलते थे, तो ये कुछ चीजें देखने को मिली है। एग्जाम्पल आपको दे रखा है, जैसे मिथिला है, मिथिला में कीर्ति नया नाटक की रचना हुई। असम की बात करें तो यहाँ के शंकर देव है, इन्होंने अंकिया की रचना करी। अंकिया पे अलग सेपरेट टॉपिक है, बिल्कुल आगे मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेसिक सा समझते हुए चलो। इन नाटकों की बात करें तो इसमें जो कथानक होता था, जो पटकथा वगैरह होती थी, वो पौराणिक होती थी, पुराणों से रिलेटेड, प्राचीन समय भगवान से रिलेटेड ऐसी चीजें होती थी, ठीक है। इसमें संगीत भी, नृत्य भी, दोनों चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और ये नाटक प्रस्तुतियां हमारे पारंपरिक रंगमंच का अंग बन गई, ठीक है। तो यही जो नाटक परंपरा चली आ रही थी प्राचीन समय से, धीरे धीरे करके ये हमारा जो रंगमंच है, जो भारतीय रंगमंच है, उसका हिस्सा बनती चली गई। अब बात करेंगे रास की परंपरा। तो भगवान कृष्ण की जो लीला है, ठीक है, उसमें गान यानी कि जो उसमें गीत होते हैं, सॉन्ग वगैरह होते हैं, रास नृत्य जो होता है, ये पहले प्रचलन में था। यानी जो आप रास लीला वगैरह के बारे में सुनते होंगे, तो उसमें क्या होता है, भगवान कृष्ण राधा और उनके बीच में जो गीत होते हैं या जो रास नृत्य होता है, ये देखने को मिलता है। इसके साथ ही चरित अभिनय की संकल्पना भी जुड़ गई इसमें। रास लीला में अभिनय, अभिनय मतलब एक्टिंग होती है, ठीक है, एक्टिंग की जाती है। संवाद यानी डायलॉग होते हैं, नृत्य मतलब डांस होता है, ठीक है, भाषा गीतों से संपन्न पद्धति की शुरुआत हुई है। तो ये सारी चीजें हमें रास परंपरा में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ तक तो बेसिक चीजें थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लग रहा है कि मुश्किल है, तो आप वीडियो को एक से दो बार दोबारा देखो, आपको समझ में आएगा। टॉपिक थोड़ा सा टफ है, ये हिंदी ऑनर्स और एमए हिंदी में होता था टॉपिक। आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आपको मुश्किल लग सकता है, ठीक है, लेकिन अब मैं आपको जो बताऊंगा बिल्कुल आसान है आगे। तो बात करेंगे जो पारंपरिक रंगमंच है, इसकी जो सामान्य प्रवृत्तियां हैं, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये क्या है, तो देखिए, रंगमंच क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। रंगमंच क्या होता है, एक स्टेज होती है, एक मंच होता है, ठीक है, जहां से क्या होता है, नाटक वगैरह करा जाता है, ये इसे हम मंच कह सकते हैं। तो पारंपरिक जो हमारा रंगमंच है, उसकी कुछ सामान्य प्रवृत्तियां जो है उसको बताना है। तो देखिए, कोई भी नाटक, कुछ भी नाट्य कला जो स्टेज पे की जा रही है, उसमें क्या होगा, उसमें कथानक होता है कुछ, उसमें विषय वस्तु होगी, यानी एक कंटेंट होगा, उसके कोई स्टोरी होगी, कोई स्क्रिप्ट होगी, उसके ऊपर ही जो हमारे कैरेक्टर होते हैं, जो हमारे जो अभिनेता होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपके सामने रामलीला हो रही है, तो रामलीला में क्या होगा, पहले से एक कथानक होगा, एक विषय वस्तु होगी, यानी कि पहले से एक स्क्रिप्ट लिखी होगी कि भाई ये है, और उसमें फिर कैरेक्टर लिखे होंगे कि उसमें एक राम जी का किरदार निभाएंगे, लक्ष्मण बनेंगे, सीता बनेंगी, ठीक है, किसी को रावण बनना है, किसी को हनुमान जी बनना है, तो सभी के रोल पहले से निर्धारित होंगे, तो उसके आधार पे वो चलता है। तो यही होता है कि जो भी हमारा रंगमंच में जो भी जिस चीज पे भी मतलब प्रदर्शन किया जा रहा है, उसका पहले से एक स्क्रिप्ट बनी होती है। और क्या होता है, संवाद। संवाद यानी डायलॉग होते हैं, पहले से फिक्स होते हैं कि भाई किसके क्या डायलॉग है, कौन किसको क्या कहेगा। फिर उसकी एक भाषा भी होगी, उसमें संगीत भी होता है, उसके अंदर नृत्य भी होता है, उसमें एक पात्र यानी कैरेक्टर भी होते हैं, चरित्र भी होते हैं, मंच विधान मंच भी बनाया जाता है, रूप सज्जा यानी मेकअप वगैरह पूरा किया जाएगा, वेशभूषा बनाई जाएगी। जैसे रावण बनेगा कोई, तो रावण की वेशभूषा बनाई जाएगी। जैसे राम जी जब वनवास जा रहे थे तो उनकी वेशभूषा अलग थी, अलग तरह के उनके कपड़े थे, ठीक है। जब वो राजा बने, जब उन्होंने राज्याभिषेक करवाया, तब उनके जो वेशभूषा थी वो अलग बनेगी। तो वो पूरा का पूरा क्या होता है, देखा जाता है, तभी जाके कोई नाटक जो होता है वो सफल हो पाता है, जब इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो अब एक एक चीज को हम डिटेल में समझने वाले। तो सबसे पहले बात करेंगे कथानक और विषय वस्तु की। तो पारंपरिक रंगमंच में मुख्यतः तीन प्रकार की कथा वस्तु होती है। या तो पौराणिक कथा मिलेगी आपको, जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, ठीक है, ये सब पौराणिक में आ जाएगा। या फिर कोई ऐसी चीज होगी जिसमें सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के बारे में, यथार्थ जीवन के बारे में बता रखा होगा, या तो ऐसी स्टोरी होगी, या फिर प्रेम की कहानी होगी, या फिर शौर्य की कहानी होगी, ठीक है। ये तीन तरह के ही कहानियां ज्यादातर मिलती हैं। धार्मिक नाटक में पौराणिक कथानकों का प्रयोग होता है, जैसे कि रामचरितमानस, कृष्ण तथा सत्य हरिश्चंद्र, प्रहलाद चरित्र, ये भी देखने को मिलेगा आपको। संवाद की बात करें तो जो डायलॉग होते हैं, तो किसी भी नाटक में संवाद जो होते हैं उसके प्राण होते हैं, यानी उसकी जान होती है संवाद। अगर संवाद बहुत अच्छे से बोले जा रहे हैं तो वो नाटक जो है वो सफल होगा, ठीक है। अगर संवाद अच्छे से नहीं बोले जा रहे तो वो फिर सफल नहीं होगा। तो डायलॉग्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पारंपरिक नाट्य रूपों में संवादों का स्वरूप उसके पात्रों का परिचय देने और जो दृश्य होता है उसका वर्णन करने के लिए होता है, ठीक है।
संवाद किस लिए यूज होता है? उसके जो पात्र होते हैं उसका परिचय देने के लिए, उसके दृश्य के बारे में बताने के लिए। बहुत से जो पात्र होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, वो रंगमंच से बाहर घटी घटनाओं का भी परिचय देने लगते हैं। संवाद में जो होते हैं, डायलॉग होते हैं, उसमें पद्य और गद्य दोनों में ही होता है, ठीक है? कविता के रूप में भी आपको देखने को मिलेगा और गद्य के रूप में भी आपको देखने को मिलेगा। संवाद जो है वो लोकगीतों की धुनों में भी होते हैं। जो लोकगीत होते हैं ना, उसकी धुन में भी आपको संवाद देखने को मिलते हैं, ठीक है? भाषा की बात करें तो नाटक में भाषा शैली जो होती है उसका बहुत महत्व होता है, क्योंकि जब भी कोई नाटक करा जा रहा है तो सामने जो ऑडियंस होगी, वो ऑडियंस तभी प्रभावित होगी जब उसकी भाषा शैली अच्छी होगी, ठीक है? उनको समझ में आएगा। तो पारंपरिक नाट्य रूपों में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग होता है, लोकल लैंग्वेज का, ताकि वहाँ के लोग आसानी से समझ पाए। किसी नाटक की भाषा शैली पर ही नाटक की सफलता निर्भर करती है। भाषा शैली ही नाटक को प्रभावशाली बनाती है। अगर भाषा शैली अच्छी है तो नाटक प्रभावशाली रहेगा। भाषा शैली अच्छी नहीं है तो नाटक जो है वो प्रभावशाली नहीं रहेगा। नेक्स्ट है हमारा संगीत। क्योंकि पारंपरिक जो रंगमंच होता है उसमें गीत संगीत के द्वारा अपने भाव को प्रकट किया जाता है। तो जो गद्य संवाद होते हैं जिसमें डायलॉग्स होते हैं, ठीक है, उसमें गद्य में भी संवादों का प्रयोग होता है। लेकिन संवाद जो है वो गीतों की भी प्रधानता होती है। अगर आप रामायण आपने ध्यान से कभी देखा हो तो आपको पता होगा उसमें डायलॉग्स तो हैं गद्य के रूप में, लेकिन गीतों में भी आपको संवाद देखने को मिलता है, ठीक है? गीत के जरिए भी, जैसे कि मुझे याद आ रहा है वो जब लव और कुश जो है वो जाते हैं राम जी के दरबार में, वहां पे वो हम कथा सुनाते हैं, इस तरीके से वो गीत गाते हैं। उस गीत के जरिए भी वो पूरे संवाद सामने रख देते हैं और पूरी स्टोरी, पूरी रामायण सामने रख देते हैं, ठीक है? तो यानी कि गीतों की भी प्रधानता होती है संवाद के अंदर। संगीत सभी पारंपरिक नाट्य रूपों का एक मुख्य अंग है। आप कोई भी पारंपरिक नाट्य रूप देख लो, सभी जगह आपको संगीत जरूर देखने को मिलेगा, यानी मुख्य है संगीत। अधिकतर संगीत जो है उसमें राग अनुबंध होते हैं, यानी राग होती है उसके अंदर, एक एक धुन होती है उसके अंदर, ठीक है? नाटक में संगीत के लिए लोक धुन, जैसे कि उस समय में क्या होता था, ढोलक हो गया, झांझ हो गया, मजीरे होंगे, करताल, बांसुरी, हारमोनियम, सारंगी, इन सब चीजों से ही संगीत बजाया जाता था, ठीक है? संगीत के कारण एक उत्सव का वातावरण हो जाता है। जब संगीत बजता है तो एक उत्सव जैसा माहौल हो जाता था। सभी लोग जो दर्शक होते थे वो मनमुग्ध हो जाते थे संगीत के बजते के साथ ही। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है आपका नृत्य यानी कि डांस। तो पारंपरिक जो रंगमंच होता है उसमें नृत्य जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रामलीला में भी हम देखें तो नृत्य की काफी प्रभावशीलता आपको देखने को मिलेगी। कथक हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, यक्षगान हो गया, ये काफी फेमस नृत्य रहे हैं भारत के अंदर। और नृत्य शैली जो है वो नाटक में प्रयोग की जाती है, और नृत्य शैली भी कहीं ना कहीं नाटक को सफल बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। अब बात करेंगे पात्र और चरित्र की। तो कोई भी जो नाटक होता है उसमें क्या होते हैं, कुछ पात्र होते हैं, कुछ कैरेक्टर होते हैं, ठीक है? और कई नाटकों में क्या होता है, एक ही पात्र जो होता है वो कई तरह के रूप भी ले लेता है। तो कभी वह गायक भी बन जाता है, तो कभी वो विशेष भूमिका का पात्र बन जाता है। तो पारंपरिक नाट्य अभिनेता जो होते हैं वो अनेक स्तरों पर नाटक में अभिनय कर लेते हैं। जो पारंपरिक जो एक्टर होते हैं, उन्हें कोई भी आप कैरेक्टर दे दो, किसी का भी रोल आप उनको दे दो, वो आराम से निभा लेते हैं। वे प्रत्येक पात्र जो होता है, जो प्रत्येक प्रकार के पात्र होते हैं उसको जी लेते हैं, ठीक है? और ये महत्वपूर्ण है, जी लेने का मतलब यहाँ पे समझिए, जैसे कि मान लो कोई, मैंने आपको यूनिट 1 की फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि जब मान लो कोई व्यक्ति अगर रामलीला में भगवान राम का कैरेक्टर निभा रहा है, रोल निभा रहा है, तो इसका मतलब वो राम है, यानी, ठीक है? अगर उसका नाम रियल में रमेश है तो वो उस समय के लिए रमेश में नहीं रहता है, स्टेज में जाते ही वो राम हो जाता है, और राम जैसा ही उसको प्रदर्शन करना होता है, यानी वो राम की लाइफ जी रहे होते हैं। और लोग लोग जो होते हैं वो उनपे श्रद्धा भाव से उनको देखते हैं, क्योंकि वो रमेश को नहीं देख रहे होते, वो राम जी को देख रहे होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, जो कैरेक्टर होता है ना, वो अपने, जो लोग होते हैं वो अपने कैरेक्टर को जीते हैं। अधिकांशतः स्त्री पात्र का अभिनय पुरुष पात्र ही करते थे। ये भी एक महत्वपूर्ण है कि ज्यादातर जो आपको नाटक वगैरह दिखते हैं उसमें जो महिला किरदार होता है उसको पुरुष ही निभाते हैं। यानी पुरुष क्या करते हैं, महिलाओं के कपड़े पहन लेंगे, महिला जैसा मेकअप कर लेंगे और महिला बन के आ जाएंगे, ठीक है? होते वो पुरुष हैं लेकिन वो महिलाओं के कैरेक्टर खुद निभाते हैं। और ये अभिनेता अपने अभिनय के कारण दर्शकों का मन मोह लेते हैं, ठीक है? तो ये पात्र और चरित्र जो है महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद है रूप सज्जा और वेशभूषा, ठीक है? आप जब भी रामलीला वगैरह या कोई भी नाटक देखोगे तो उसके अंदर मेन होता है मेकअप। जो कैरेक्टर होते हैं हमारे, उनकी वेशभूषा, उनके कपड़े, उनका पहनावा, उनका मेकअप, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है? तो पारंपरिक नाट्य रूपों में वेशभूषा और रूप सज्जा का महत्व जो होता है वो काफी अधिक होता है, इसलिए सभी की वेशभूषा में आप देखोगे उनकी जो
जो रामलीला हो गई या फिर जो भी नाटक वगैरह होते हैं, वेशभूषा में ना भड़कीलापन देखने को मिलता है। यानी जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही भड़कीले कलर के होंगे, ठीक है, भारी कपड़े होंगे, उसमें गोटा लग रहा होगा, काला बट्टू लग रहा होगा, झिलमिलाते हुए चमकते हुए वस्त्र होते हैं उनके, ठीक है, बिल्कुल चमकदार भारी सा मुकुट पहनेंगे। उनके जो भुजबंद होते हैं, जो बाजू में पहना जाता है, वो बहुत बड़े बड़े होंगे, लंबे चौड़े हार पहने जाते हैं, कमर बंद, ठीक है। तो और मुखोटे वगैरह तो आप देखोगे ना तो बहुत ही मतलब डिफरेंट होते हैं। कहने का मतलब ये है, जो उसके अंदर जो कैरेक्टर जो निभाते हैं, उनकी जो वेशभूषा होती है, उनका जो मेकअप होता है, वो बहुत भड़कीला होता है। एक आम इंसान, एक आम नागरिक जो ऑडियंस में बैठा हुआ है, उस व्यक्ति से जो कैरेक्टर बना हुआ है उस व्यक्ति में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि आम आदमी कभी भी वैसे कपड़े नहीं पहनता, उस तरीके का मेकअप नहीं करता जैसा कि इनको करना होता है। वेशभूषा जो है वो यथार्थ परक नहीं होता, यानी जो रियलिटी में जो लोग होते हैं वेशभूषा वैसी नहीं होती, बिल्कुल डिफरेंट होती है इनकी। रामलीला और रासलीला नाटकों में राम और कृष्ण तथा नौटंकी के जो पात्र होते हैं, वो सामान्य जो नागरिक होते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट कपड़े पहनते हैं, ठीक है। कभी कभी जो कैरेक्टर होते हैं, जो चरित्र के हिसाब से उनकी वेशभूषा का रंग भी निर्धारित किया जाता है। जैसे रावण है तो उसके कपड़े अलग तरीके के बनाए जाएंगे, ठीक है, उसका रंग अलग तरीके से बनाया जाएगा। राम जी के कपड़े हैं तो उसके अलग रंग के कपड़े उनको पहनाए जाएंगे। तो जो कैरेक्टर के हिसाब से भी क्या होता है, कपड़ों का जो वेशभूषा का जो रंग होता है वो निर्धारित किया जाता है, ठीक है। मुख सज्जा जो मेकअप किया जाता है उसमें भी भड़कीलापन होता है। मंच विधान, अब देखिए ये जितने भी नाटक, जितनी भी रामलीला हो, रासलीला हो, जो भी हो, ये होता तो मंच में है ना। तो मंच भी सजाना, मंच को भी तैयार करना एक बहुत बड़ी कला है, क्योंकि मंच अगर सही से नहीं सजेगा तो फिर नाटक नहीं हो पाएगा। तो पारंपरिक रंगमंच का प्रस्तुतिकरण खुले मंच पे होता था, ठीक है। जो पारंपरिक जो रंगमंच होता था वो खुले में होता था। कभी कभी इन्हें मंदिरों के साथ लगे हुए स्थान में, या फिर मान लो कोई मेला लग रहा है वहां पे, या कोई तमाशा या कोई ऐसा मंच बना हुआ है वहां पे कर लिया जाता था। तो कभी सड़क या गांव की जो पंचायत घर होता था वहां पे स्टेज बना दी जाती थी, ठीक है। कुछ नाट्य रूप जैसे कि अंकिया हो गया या रामलीला हो गया, तो इनके मंचों में अपनी विशिष्टता होती थी। कभी आप रामलीला का मंच देखना, बिल्कुल डिफरेंट बनाए जाते हैं, पर्दे वर्दे लगा रखे होते हैं, बहुत ऊंचा होता है ताकि ऑडियंस आराम से वहां पे कैरेक्टर को देख सके, ठीक है। मंच पर दृश्य सज्जा की सामग्री कम से कम होती है। मंच पर एक ऊंचा चबूतरा होता है। मंच क्या होता है, मेनली एक ऊंचा सा चबूतरा होता है, जिसमें जो हमारे पात्र होते हैं वो नाटक की को प्रस्तुत करते हैं, और जो सामने बैठे हुए दर्शक होते हैं वो उसको आसानी से देख पाए। इसीलिए जो रंगमंच होता है वो हमेशा ऊंचाई पे होता है, ताकि सभी लोग उनको देख पाए, ठीक है। किसी भी नाटक को सफल बनाने में मंच की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये सारी की सारी चीजें महत्वपूर्ण है। जो हमारे प्रमुख पारंपरिक नाट्य रूप है इसके बारे में अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जैसे कि नौटंकी हो गया, स्वांग हो गया, तमाशा, ख्याल, विदेसिया, ठीक है, रासलीला, रामलीला, अंकिया। ये कुछ मेन हमारे जो पारंपरिक नाट्य रूप है। अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले रामलीला से। तो जो रामलीला है ये नॉर्थ इंडिया में यानी कि उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और आप सभी ने कभी ना कभी रामलीला तो जरूर देखी होगी, ठीक है। तो रामलीला जो है वो उत्तर भारत का सबसे प्रमुख प्रसिद्ध लोकप्रिय नाट्य रूप है। ये जो परंपरा है ये कई शताब्दियों से चली आ रही है, ठीक है, मतलब काफी पुरानी परंपरा है। रामलीला की कई क्षेत्रीय शैलियां हैं। इसके क्षेत्रीय शैली का मतलब होता है स्टाइल, यानी कि कई क्षेत्रों में अलग अलग स्टाइल से रामलीला कराई जाती है, ठीक है। सबके अपने अलग तरीके हैं, आप तरीके कह सकते हो। तो उसकी कुछ क्षेत्रीय शैलियां हैं। भारत में अगर बात करें तो सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता है इसमें 15 दिन से लेके 1 महीने तक का समय जो होता है इसमें रामलीला करी जाती है। ये प्रदर्शन जो है ये नगरों और गांवों में किया जाता है। देश में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने कभी ना कभी रामलीला ना देखी हो, ठीक है, ऐसा कोई नहीं हो सकता। रामलीला का अर्थ है कि इसमें विष्णु के अवतार जो है राम जी, इनके जीवन की जो विभिन्न घटनाएं हैं उसका नाटकीकरण प्रस्तुति जो होती है हमारे सामने की जाती है, ठीक है। तो रामलीला में भगवान राम के जन्म से लेके रावण के वध के पश्चात अयोध्या में जो उनका राज्याभिषेक कराया गया था, इन सभी घटनाओं का नाटकीय प्रदर्शन किया जाता है। रामलीला जो है ये तुलसीदास जी द्वारा रचित जो रामचरितमानस है इस पे आधारित है। तो बहुत बेसिक सी बातें, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपको याद ना हो, बिल्कुल एक बार पढ़ोगे आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो है रामलीला। अब बात करते हैं रासलीला। देखिए आपकी किताब में बहुत ज्यादा डीप दिया हुआ है, अगर हम इतना ज्यादा करेंगे तो काफी कई घंटों की वीडियो बनेगी। तो मैं आपको बेसिक बेसिक सा बताते जा रहा हूँ, आप बहुत ज्यादा डीप जानना चाहते हैं तो आप किताब में पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो को देख के आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। अब बात करेंगे रासलीला की। तो रासलीला जो है ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख धार्मिक लोक नाट्य है।
इसमें क्या है, भगवान जो कृष्ण है इनसे रिलेटेड है ये। तो इसमें कृष्ण के ब्रजवासी जीवन, जब वो ब्रज में रहते थे तब का जीवन और उसके अनेकों रूप का नाटकीय प्रदर्शन किया जाता है। राधा कृष्ण की प्रेम लीला को इसमें प्रदर्शित किया जाता है। मथुरा में वृंदावन के जो मंदिर होते हैं, उसके जो प्रांगण होते हैं, यहाँ पे हर रात ये रासलीला की जाती है। ठीक है, ये जो लीला है ये शाम को शुरू हो जाती है और देर रात तक चलती है। जो भक्तगण होते हैं वो उसी भाव से रासलीला देखने जाते हैं जिस भाव से वो मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं। ठीक है, धार्मिक भाव से। भगवान कृष्ण के बाल रूप, जब वो नटखट बाल रूप होता है उनका, जब वो बच्चे थे, और ठीक है, और जैसे माखन चोरी करना या फिर जो उनकी बचपन की जो हरकतें होती हैं, घटनाएं आप कह लो, उसको देखने लोग जाते हैं और स्नेह से भर जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मुस्कुरा उठते हैं। किशोर, फिर बात करते हैं किशोर कृष्ण की और राधा की जो श्रृंगारिक लीलाएं हैं, उससे लोग रोमांचित हो जाते हैं। और फिर इसके बाद विरह प्रसंग, जहाँ पे लोग रो पड़ते हैं, जब विरह हो जाता है ना, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ जाता है उसकी वजह से लोग रो पड़ते हैं। ठीक है, तो बाल रूप भी दिख जाएगा, किशोर रूप भी दिख जाएगा और इनका विरह रूप भी दिख जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें रासलीला के अंदर दिख जाती है। मथुरा और वृंदावन में रासलीला की विभिन्न, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, ये मंडलियाँ होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, विभिन्न इनकी मंडलियाँ होती हैं, जो कि ये मंडलियाँ क्या करती हैं, रासलीला का प्रदर्शन करती हैं। ये जो मंडलियाँ हैं ये घूम घूम कर दूर दूर तक गांव और शहरों में भी प्रदर्शन करने के लिए जाती है। विभिन्न मंदिरों में इन मंडलियों को बुलाया जाता है। कभी कभी भक्त लोग जो है वो अपने घरों पर, कोई उत्सव हो जाए, कोई त्योहार हो जाए, ठीक है, उसमें भी ये मंडलियों को बुलाते हैं और ये लीला जो है वो कराई जाती है। रासलीला या तो मंदिर के प्रांगण में होती है या फिर इसके लिए कोई खुली जगह जो होती है वहां पे कराई जाती है। कृष्ण राधा के बैठने के लिए एक झांकी का स्थान बनाया होता है, ठीक है, जो कि ऊंचा स्थान होता है, चबूतरा टाइप का। लीला का प्रारंभ जो है वो कृष्ण राधा की आरती से होता है। जब भी ये रासलीला शुरू की जाती है तो पहले आरती की जाती है। एक ऊंचे चबूतरे पर एक सिंहासन होता है जिसमें कृष्ण और राधा को बिठाया जाता है। 6 गोपियां जो है वो उसके आसपास खड़ी होती है और एक साड़ी से पर्दा कर दिया जाता है और 2 व्यक्ति पर्दा पकड़ के खड़े हो जाते हैं। और राधा कृष्ण जब अपने आसन पे बैठ जाते हैं उसके बाद पर्दा हटा दिया जाता है और फिर जो सामाजिक जो गायन होता है, जो वंदना, जो गीत वगैरह होते हैं वो गाने शुरू कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से शुरुआत हो जाती है रासलीला की। नेक्स्ट है हमारा स्वांग। ठीक है, स्वांग क्या होता है, आपने सुना होगा, स्वांग रचाना, ठीक है, यानी कि नकल करना। स्वांग का मतलब नकल करना भी होता है। तो स्वांग, इसको सांग भी कहा जाता है। यह हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर है। इसके लिए किसी मंच की जरूरत नहीं होती। सांग की जो प्रस्तुति होती है, इसका जो प्रस्तुत किया जाता है, ये खुले मैदान में तखत वगैरह डाल के शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, स्वांग की जो भाषा है वो हरियाणवी है, क्योंकि हरियाणा से संबंधित है तो इसकी भाषा जो है हरियाणवी होगी। स्वांग मंडली का प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक पात्र, हर एक सदस्य, हर एक जो कैरेक्टर होता है, मतलब कहने का मतलब है जैसे मान लो ये 10 लोगों की मंडली है तो इसमें 10 के 10 लोग किसी भी कैरेक्टर को निभा सकते हैं, उसका अभिनय कर सकते हैं, इतनी इनके अंदर काबिलियत होती है। ठीक है, छोटे से मंच पर सभी अभिनेता जो होते हैं वो बैठ जाते हैं। जिसकी बारी आती है वह उठकर अपना पार्ट, जो भी उनका जो भी उनकी स्क्रिप्ट वगैरह वो बोल देते हैं। प्रवेश, प्रस्थान, संवाद, नृत्य, ये सभी जो है यहाँ पे होता है। स्वांग जो है हरियाणा का प्रमुख लोक नाट्य है और स्वांग का मतलब होता है रूप भरना, यानी किसी का रूप बनाना या फिर किसी की नकल करना। ठीक है, तो ये हो गया स्वांग। कहाँ का है, हरियाणा का है। कौन सी भाषा में बोली जाती है, हरियाणवी में। क्या होता है इसका उद्देश्य, नकल करना। ठीक है, इसके लिए किसी विशेष मंच की स्थापना जरूरत नहीं होती, ये खुले में किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं अंकिया नाट। अंकिया नाट अगर आपको याद हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि असम से रिलेटेड है, शंकर देव के द्वारा किया गया है, तो आई होप आपको याद होगा। तो चलिए इसे और डिटेल में जानते हैं। तो अंकिया जो नाटक का एक रूप है, इसको प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो शंकर देव को जाता है। तो ये शंकर देव जो है ये असम के हैं, वैष्णव संत थे। एक बार क्या होता है, ये ब्रज मंडल जाते हैं, ब्रज की यात्रा करने जाते हैं अपने शिष्यों के साथ। तो वहां पे उन्होंने देखी रासलीला। जब उन्होंने रासलीला देखी, भगवान कृष्ण के बचपन को, उनकी जवानी को,
ठीक है, इन सब चीज़ों को जब उन्होंने देखा रासलीला के रूप में, तो वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। जब वो वापस लौटे, तो उन्होंने क्या किया, रासलीला के एक अंक पर नाट्य लिखा और उसे कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया। अब याद रखिए, देखिए, रासलीला में क्या होता है, उनके बचपन का भी दिखाते हैं, उनके किशोर अवस्था का भी दिखाते हैं, विरह का भी दिखाते हैं, यानी बहुत लंबी चलती है रासलीला। लेकिन जो ये है ना अंकिया, अंकिया का मतलब है किसी एक अंक पे, यानी इसमें केवल बचपन उठा लिया तो केवल बचपन ही दिखाएंगे, ठीक है, फिर आगे किशोर अवस्था या वो नहीं दिखाएंगे। तो इस तरीके से ये क्या होता है, केवल एक अंक पे बनाया जाता है, यानी एक पार्ट पे। तो ऐसे में क्या होता है, ये जो इसका साइज जो होता है वो छोटा होता है रासलीला के मुकाबले। तो अंकिया नाट्य में एक ही अंक होता है और ये आकार में छोटा होता है। 2 या 3 घंटे में इसको अभिनय करा जा सकता है, ठीक है, अभिनीत हो जाता है ये 2-3 घंटे में, इसमें एक्टिंग की जा सकती है। इस लोक नाट्य में नृत्य और विभिन्न प्रकार की मुद्राएं जो होती है उसके द्वारा अपने भाव की अभिव्यक्ति की जाती है। इसके इसके जो पात्र होते हैं वो स्वयं भी गाते हुए नृत्य द्वारा अपने भाव को उद्घटित करते हैं, यानी जो इसके कैरेक्टर हैं जो इसको निभा रहे हैं वो खुद भी गाते हैं और गाते हुए नाचते हैं और अपने भाव को दिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद है नौटंकी। ये आपने काफी सुना होगा नौटंकी। तो ये नौटंकी जो है ये गे नाटक है। गे नाटक का मतलब होता है गाने योग्य, ठीक है, इसमें गीत होते हैं। तो नौटंकी का प्रदर्शन जो है वो पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में होता है। और इस शैली के प्राचीन नाटकों को संगीत कहा जाता था, क्योंकि नौटंकी का नाम जो पड़ा है वो शहजादी नौटंकी के नाम पे पड़ा है, और ये संगीत के बारे में बतलाता है, ठीक है। तो ये संगीत से रिलेटेड है। शहजादी नौटंकी की एक स्टोरी भी है जो कि आप अपनी किताब में पढ़ सकते हैं, डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि कोई फायदा नहीं है, आपको स्टोरी पेपर में लिखनी भी नहीं है, ठीक है। मेन मेन चीज़ें अगर पेपर में नौटंकी आता है तो आपको मेन मेन ही लिखना है, स्टोरी वगैरह नहीं लिखना। तो ये जो नौटंकी है ये इतना लोकप्रिय हुआ कि इसका नाटक का नौटंकी ही नाम दे दिया गया, क्योंकि जिस जो महिला थी शहजादी, उसका नाम नौटंकी था, तो उसके नाम से ही फेमस हो गया था। तो इसका नाम क्या पड़ गया, इस नाटक को नौटंकी ही कहा जाने लगा। इसकी जो लैंग्वेज होती है वो उर्दू या हिंदी होती है। और इसमें संवाद जो होते हैं, जो डायलॉग होते हैं वो गा कर बोले जाते हैं, ठीक है। संवादों को कई छंदों में बांधा जाता है। और नौटंकी जो होती है इसमें थिएटर में धुन में लिखे गए संवाद भी बहुत ज्यादा इसमें प्रभावशाली रहते हैं। नौटंकी में क्या होता है, संगीत में जो स्त्री पात्र का अभिनय है वो स्त्रियां ही करती हैं, ठीक है, यानी स्त्री का कैरेक्टर है तो स्त्री ही उसको निभाएगी। नौटंकी का मंच जो है वो मात्र एक चबूतरा होता है, इसमें पर्दा या रंग सज्जा का ज्यादा प्रयोग वगैरह नहीं करा जाता। बेसिक सा सिंपल सा एक मंच बना दिया जाता है, उसके तीनों साइड चारों साइड जो भी है लोग वहां बैठ के उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे विदेशिया की। तो विदेशिया जो ये बिहार का एक लोकप्रिय फेमस नाट्य रूप है। इसकी शुरुआत करी थी भिखारी ठाकुर ने, ठीक है। भिखारी ठाकुर जो थे बचपन से ही इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और ये एक घुमंतु नृत्य इधर उधर घूमते रहते थे। इन्होंने क्या करा, एक मंडली बना ली, अपना एक ग्रुप बना लिया। भिखारी ठाकुर की नाटक मंडली में लौंडा नाच प्रसिद्ध था, इसमें लड़के वगैरह ही नाचते थे। नाच के बीच में गायन और छोटे छोटे संवाद के टुकड़े होते थे, ठीक है। जो नाच होता था उसमें गाने चलते थे, छोटे छोटे डायलॉग्स होते थे बीच बीच में। और इस नाट्य रूप का नाम विदेशिया पड़ गया था। विदेशिया जो एक विरह गीत के रूप में था। विरह गीत का मतलब क्या होता है, विरह क्या मतलब होता है, देखिए जैसे मान लो दो प्रेमी है, एक जोड़ा है प्रेमी का, जब वो बिछड़ जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो वो जो दर्द और जो तकलीफ झेलते हैं उसको विरह कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये विरह गीत के रूप में था, लेकिन बाद में इसमें धीरे धीरे आध्यात्मिक भाव ले लिया। और पहले विदेशिया गीत में प्रारंभ करके भिखारी ठाकुर ने शुरुआत में क्या होता था, जो विदेशिया गीत होते थे इसमें भिखारी ठाकुर ने शुरू में रामायण, महाभारत, जो तोता मैना के जो किस्से होते हैं इसमें गीत रचे थे। और भोजपुरी लैंग्वेज होती थी, याद रखिए विदेशिया की जो लैंग्वेज है वो भोजपुरी है। तो भोजपुरी में काफ़ी फेमस था, इसलिए इनको, जो ये भिखारी ठाकुर है, इनको भोजपुरी का बादशाह भी कहा जाता है, क्योंकि विदेशिया बहुत ज़्यादा फेमस है बिहार में। जैसे कि इसमें कुछ संवाद पे भी अभिनय किया जाता है, जैसे कैकई मंत्रा का संवाद हो गया, लक्ष्मण और परशुराम जो थे उनके उनका संवाद हो गया। सभी अवसरों पर भिखारी ठाकुर ने अपनी सुरीली आवाज दी है। विदेशिया जो है वो खुले मंच की प्रस्तुति, यानी खुले मंच पे किया जाता है। इसको किसी खुले स्थान पर, विशेषकर गांव की कोई चौपाल हो गई या मान लो शादी ब्याह का कोई अवसर है, तो उसमें फिर विदेशिया जो है उनको बुलाया जाता है, मंडली को बुलाया जाता है और फिर उनसे कराया जाता है। नेक्स्ट आपका ख्याल। ख्याल को लावनी भी कहा जाता है। राजस्थान से रिलेटेड है ये और काफी प्राचीन परंपरा है। ये जो मंडलियां होती हैं जो ख्याल करती हैं, एक इनका एक फिक्स प्राइस होता है, उस प्राइस पे ये प्रदर्शन करती हैं, ठीक है। राजस्थानी ख्याल जो है ये संगीत प्रधान लोक नाट्य है, इसमें संगीत काफी होता है, संगीत हो गया, नृत्य हो गया,
नाटक ये तीनों चीज़ों का मिश्रण है, यानी इसमें आपको संगीत भी दिखेगा, इसमें आपको डांस भी दिखेगा, नृत्य भी दिखेगा, इसमें आपको नाटक भी दिखेगा। तीनों चीज़ को मिक्स करके बनाया गया है। इसको लावनी भी कहा जाता है, ख्याल भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें गायन की प्रधानता है, यानी इसमें गीत जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ख्याल का रंगमंच केवल एक ऊंचा सा चबूतरा होता है और चारों तरफ से ये खुला रहता है। दर्शक जो होते हैं वो चारों ओर से बैठ के इसको देख सकते हैं। इसमें ढोलक, हारमोनियम, सारंगी, नगाड़ा ये सारे वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, क्योंकि ये प्राचीन वाद्य यंत्र है। ख्याल में स्त्री पात्रों का अभिनय, देखिए इसमें जो महिला होती है उसका जो कैरेक्टर होता है उसका अभिनय पुरुष करते हैं, ठीक है। नौटंकी में क्या पढ़ा था हमने कि स्त्री जो कैरेक्टर होता है उसको स्त्री ही निभाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्त्री जो पात्र होते हैं उसका जो अभिनय है वो पुरुष करते हैं, यानी पुरुष ही महिला बन के उसका कैरेक्टर को निभाएंगे। पात्र जो है राजस्थान की परंपरागत जो वेशभूषा उनकी होती है, जिसमें राजस्थानी पगड़ी हो गई, उनकी धोती हो गई, या महिला की बात करें तो लहंगा, चुनरी, कांचली वगैरह ये पहना करते हैं, ठीक है। रात की शुरुआत से ख्याल का प्रदर्शन शुरू होता है और आधी रात तक ये चलता ही रहता है। नेक्स्ट आपका मार्च। मार्च जो है ये मालवा का लोकप्रिय नाटक है। इसमें मालवा की जो प्रचलित प्रेमाख्यान है, ठीक है, ये इसमें प्रस्तुत किए जाते हैं। कभी कभी इसमें मोर ध्वज, प्रहलाद या रामायण का जो भाव है उसको भी इसमें प्रस्तुत किया जाता है। और ये काफ़ी फेमस है, मालवा के गांव गांव में, शहर शहर में इसको किया जाता है। मार्च का सबसे प्रसिद्ध रूप जो है वो उज्जैन में देखने को मिलता है। उज्जैन में क्या था कि यहाँ पे जो मंदिर थे, मंदिरों में कृष्ण चरित्र का अभिनय किया जाता था। बाद में फिर ये मंदिरों से हटकर गांवों में, शहरों में पहुंचा, ठीक है। पहले इसकी शुरुआत यहीं से होती है, उज्जैन के मंदिरों वगैरह से। मार्च के खेलों का आयोजन सामान्यतः वर्षा काल को छोड़कर शेष समय में किया जाता है, यानी बारिश वाले समय को छोड़कर अन्य समय में मार्च में कुछ खेल वगैरह होते हैं वो भी किए जाते हैं, ठीक है। इसका आयोजन जो है वो फाल्गुन मास में, चैत्र मास में, वैशाख में, इन महीनों में होता है। मार्च के खेलों का प्रदर्शन जो है वो रात्रि के पहले पैर में, यानी रात को पहले पैर में शुरू हो जाता है और सुबह तक चलता रहता है, ठीक है। तो मंच में ढोलक वगैरह बजाई जाती है। तो ये है सिंपल। अब आप सोचोगे कि पढ़ दिया, कुछ इसमें है ही नहीं, तो देखिए इसमें एक्सप्लेन करने का कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा है कि लोकप्रिय नाटक है, प्रेमाख्यान है, ठीक है। इसमें मोरध्वज, प्रहलाद, रामायण के भी बारे में बता दिया जाता है। ये उज्जैन के मंदिर से शुरू होता है, बाद में फिर गाँव और शहरों में पहुंच जाता है, और वर्षा काल को छोड़कर ये नॉर्मल टाइम पे होता है, बारिश वगैरह में नहीं कराया जाता। तो बहुत बेसिक बेसिक सी बातें, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने का है ही नहीं, इतने सिंपल आपके सामने रखा हुआ है कि आप पढ़ते ही समझ जाओगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो ये सेकंड, जो फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।